दोस्तों, चुनाव आयोग के बिहार में लिए गए वोटों के रिवीजन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामले जा चुके हैं। आज इस मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। महत्वपूर्ण सुनवाई इसीलिए दोस्तों क्योंकि पिछली सुनवाई में चुनाव आयोग को नोटिस दे दिया गया है। तो बहुत संभव है कि आज चुनाव आयोग से इस मामले में जवाब लिया जाए, या फिर कहने वाले ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि कोई अंतरिम आदेश भी आज या फिर कल सुप्रीम कोर्ट द्वारा आ जाए। क्यों? क्योंकि ये मामला जो सुना जा रहा है ये अर्जेंट सुनवाई के तहत सुना जा रहा है। क्यों ये मामला बेहद महत्वपूर्ण है? और इस मामले में जब से मामला दाखिल हुआ है दोस्तों 3 दिन पहले, तब से लेकर अब तक चीजें बहुत बड़े स्तर पर कैसे बदल गई हैं, सब कुछ मैं आपको जल्दी जल्दी रख देती हूँ। पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उस वक्त जब 3 दिन पहले मामला गया था तो योगेंद्र यादव, इसके अलावा आरजेडी के सांसद मनोज झा, तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा और इसके अलावा एडीआर की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी बिहार में जो वोटों का रिविजन हो रहा है ठीक चुनाव से पहले, वो भी 1 महीने के अंदर, उसके खिलाफ। लेकिन तब से लेकर अब तक चीजें बहुत बदल गई हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने स्तर पर याचिका दाखिल कर दी है, और जो कांग्रेस पार्टी ने याचिका दाखिल की है इस फैसले के खिलाफ, उसमें तमाम विपक्षी दल हैं। उसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी है, शरद पवार की पार्टी है, इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा इसमें शामिल है, इसके अलावा सीपीआई एमएल है। तो आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी की जो याचिका है इसमें तमाम इन विपक्षी दलों ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई हुई है। और दोस्तों एक और बड़ी बात हुई है जो कल सामाजिक कार्यकर्ता अरशद अजमल और रुपेश कुमार ने भी अपनी ओर से इस मामले में याचिका दाखिल कर दी है। यानी आप कह सकते हैं वक्फ मामले की तरह जिस तरह से खूब सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई थी, वैसे ही इस मामले में कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। यहाँ महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि इस फैसले के समर्थन में भी एक याचिका गई है, वो भी आपको मैं बताऊंगी। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखना जरूरी है दोस्तों जो पिछली सुनवाई से लेकर आज की होने वाली महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान हुई है, और ये दोनों चीजें आज के अखबारों से पता चली हैं। दोस्तों सबसे पहले आज के टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर मैं चाहती हूँ कि आप देखें। ये बताता है कि आज सुनवाई में ये सारी बातें कैसे उठने वाली हैं। दोस्तों बिहार में ये जो वोटों का रिवीजन हो रहा है, ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज है ना, इतनी बड़ी, जो कि आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल में भी होना है, उसके बाद यूपी में भी होना है, और जो देश में लोकसभा चुनाव होगा वो भी इसी एक्सरसाइज के तहत होगा। आप मानकर चलिए ये जो पायलट प्रोजेक्ट है ये बिहार में है, लेकिन लागू देश के अलग अलग हिस्सों में और पूरे देश में होना ही होना है इसको। इसीलिए इतना महत्वपूर्ण था। लेकिन गोदी मीडिया की इसमें जीरो कवरेज है, जीरो। लेकिन कुछ अखबार इस मामले में बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस। आज उसने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर छापी है इस मामले को लेकर, मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की पहले एक खबर देखिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खबर के मुताबिक ये जो बिहार में वोटों का रिवीजन चल रहा है, इसमें 2 अलग अलग कायदे बना दिए गए हैं, 2 अलग अलग नियम। बिहार में जो पटना में रह रहे लोग हैं उनसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने बात की तो उन्होंने बताया कि हमको तो कोई दिक्कत नहीं हुई। बीएलओ अधिकारी आए, उन्होंने वोटर आईडी कार्ड लिया, कुछ लोगों से राशन कार्ड भी एक्सेप्ट कर लिया गया, कुछ लोगों से ड्राइविंग लाइसेंस भी एक्सेप्ट कर लिया गया, और आराम से फॉर्म भर लिए गए। मतलब पटना में रह रहे लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में देखिए बाकायदा नाम सहित छापे गए लोगों के। लेकिन जो लोग सीमांचल में रह रहे हैं उनको अभी भी बाध्य किया जा रहा है कि वो जो 11 प्रूफ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या एनआरसी, तमाम तरह की जो बहुत ही डिफिकल्ट है बनवाना इतने कम वक्त में, अभी भी उनके लिए वो मैंडेटरी किया हुआ है। मतलब आप कह सकते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खबर के मुताबिक एक ही बिहार में 2 अलग अलग नियम लागू हो रहे हैं उसी बिहार के वोटर के लिए। दोस्तों ये मैं आपको बता दूं, सीमांचल का जो इलाका है आरजेडी का इलाका माना जाता है, ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है। यहाँ पर बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर आरजेडी का बहुत कड़ी पैठ है। इसके अलावा जो पटना का इलाका है, पटना का बेसिकली इलाका बीजेपी का इलाका माना जाता है। वैसे भी देश के जितने भी शहर हैं वहां पर बीजेपी हमेशा से स्ट्रांग रही है, और पटना में तो हमेशा से बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड रहा है। मतलब आप देखिए, संयोग कहें कि इसको प्रयोग कहें कि जहां बीजेपी का वोटर है वहां पर एक्सेप्ट किया जा रहा है वोटर आईडी कार्ड भी, आधार कार्ड भी और राशन कार्ड भी। लेकिन जहां पर आरजेडी का वोटर है, इस खबर के मुताबिक एक बहुत बड़ा अर्बन और रूरल डिवाइड दिखाया है। मतलब बिहार के अंदर गांव का जो आदमी है जिसके लिए डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना और मुश्किल है, उसके लिए और बड़ी मुश्किल पैदा की जा रही है। लेकिन जो शहर में रहने वाला आदमी है उसके लिए ऐसी कोई मुश्किल पैदा नहीं की जा रही है। वहीं दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस की आज की एक और खबर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। दोस्तों ये देखिए आज की इंडियन एक्सप्रेस की खबर। इनफैक्ट मैं कहूंगी इंडियन एक्सप्रेस ने इस मामले में बहुत अच्छी कवरेज की है, और ये 7वां पार्ट है इंडियन एक्सप्रेस के इस कवरेज का। दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर में बताया गया है कि चुनाव आयोग खुद अपने ही बनाए हुए नियमों पर चल नहीं रहा। जो काम उसने पहले किया था खुद उसको ही धता पता रहा है।
दोस्तों इस खबर में लिखा है कि 1983 में मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने उस वक्त चुनाव आयोग को, जब वहां चुनाव होने वाला था, उस वक्त चुनाव आयोग से कहा कि यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, मतलब बहुत से ऐसे घुसपैठिए आ रहे हैं दूसरे देशों से जो यहाँ बस गए हैं, आप जरा एक तरह से आप इसको रेक्टिफाई कीजिए, आप इसको देखिए। उस वक्त चुनाव आयोग ने ऐसा कुछ भी करने से साफ इनकार कर दिया था। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, वाइल intimating the action being taken on the issue that the question of illegal migrants was not the concern of the commission or any authorities working under its superintendence, control and direction। यहाँ पर चुनाव आयोग ने उस वक्त के मिजोरम के मुख्यमंत्री से साफ कह दिया था कि अगर आपको इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर कोई काम करना है तो आप होम मिनिस्ट्री के पास जाइए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर इफेक्टिवली डीलिंग विद दी आस्पेक्ट। मतलब उस वक्त के चुनाव आयोग ने मिजोरम के मुख्यमंत्री से कह दिया था कि यह हमारा काम नहीं है कि हम घुसपैठियों का पता लगाएं, अगर आपको इसको लेकर कोई काम करवाना है तो आप होम मिनिस्ट्री के पास जाइए। इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है दोस्तों? इलेक्शन कमीशन का काम होता है इस देश का एक भी वोटर ना छूटे, सारे वोटर वोट करें और चुनाव का प्रबंधन करना। इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है कि वो लोगों की नागरिकता चेक करे, इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है कि वो लोगों की नागरिकता साबित करने के लिए उनको मजबूर करे। देखिए यहाँ पर एक और खबर लिखी हुई है 1993 की। दोस्तों 1993 में भी चुनाव आयोग के सामने ऐसा ही सवाल आया था सिटीजनशिप को लेकर। तब गुवाहाटी हाई कोर्ट में मामला गया था और ये केस का नाम में लिखा गया है HRA चौधरी वर्सेस इलेक्शन कमीशन एंड अदर। दोस्तों यहाँ पर चुनाव आयोग ने कहा था कि जो ड्राफ्ट होता है रोल का, वो इस बेसिस पे होता है कि घर का मुखिया चुनाव आयोग को क्या बता रहा है फॉर्म भरते वक्त। दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द कोर्ट अंडरलाइन, कोर्ट ने कहा था that the statement made by the head of household has its own value and cannot be lightly brushed। अगर कोई अधिकारी किसी घर में जाता है, उस घर का जो हेड है, जो भी जानकारी वो दे रहा है, उसको सही माना जाएगा। Rules do not contemplate any inquiry into the question of citizenship at the stage of preparation of draft roll। जब ड्राफ्ट रोल बन रहा है तब आप, ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी की सिटीजनशिप पर सवाल उठा सके, किसी की नागरिकता पर सवाल उठा सके। दोस्तों नागरिकता पर सवाल उठाना, किसी को यह बाध्य करना कि आप बताइए नागरिक हैं कि नहीं है, ये काम होम मिनिस्ट्री का है, ये काम चुनाव आयोग का नहीं है। और दोस्तों ये बात चुनाव आयोग जानता है, उसके बावजूद ये काम किया जा रहा है। हर लिहाज से अब जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स बहुत छन छन के आ रही हैं, पूरी तो मीडिया रिपोर्ट्स आ भी नहीं रही हैं, उससे बात साफ पता चल रही है कि बिहार में जो ये वोटों का रिवीजन हो रहा है, इससे बहुत बड़े स्तर पर वो लोग जो दूसरे शहरों में जाते हैं काम करने के लिए, दूसरे राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए, ना केवल वो प्रभावित होंगे बल्कि बड़े स्तर पर वो गरीब जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, हो सकता है कि उनसे फॉर्म्स ले लिए जाएं। देखिए चुनाव आयोग बड़ा सेलिब्रेट कर रहा है कि हमने इतने % फॉर्म भरवा लिए, इतने % फॉर्म भरवा लिए। ये हो सकता है कि उनसे फॉर्म ले लिए जाएं, लेकिन उन फॉर्म्स की जब स्क्रूटनी होगी, वो स्क्रूटनी कौन करेगा? उस स्क्रूटनी में जो डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होगी वो कौन करेगा? और अगर उसमें किसी का नाम हटा दिया गया तो फिर उस आदमी को अपील करने के लिए जितना टाइम दिया गया है, क्या वो टाइम पर्याप्त है? ये इतने ऐसे सवाल है दोस्तों जो आम वोटर है ना, जो इसने 1-2 बार वोट किया है, वो आसानी से बता सकता है। दोस्तों पिछली सुनवाई में 3 दिन पहले अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने इस तरह की मांग लगातार उठाई थी और ये कहा था कि बड़े स्तर पर जो वोटर है बिहार का, वो वंचित रह जाएगा इस तरह की एक्सरसाइज से, इसको आप रोक लगाइए। तो अब अर्जेंसी में सुनवाई के लिए तो मान गया है सुप्रीम कोर्ट। आज इस मामले में सुनवाई को किस तरह से लेता है और क्या कोई एक्शन लेता है, क्योंकि ये भी एक बहुत दिलचस्प होगा देखना दोस्तों, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरा पिलर है संविधान का। तो सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को डायरेक्टली निर्देश दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, ये अलग बात होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कोई गाइडलाइन इशू करता है या फिर इस फैसले को लेकर कुछ बोलता है, इस पर नजर बनी रहेगी हमारी। और अगर ऐसा कुछ भी आता है दोस्तों, तो यह देश के इतिहास में बहुत ही अनोखा, बहुत ही अलग तरह का मामला होगा। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ी राहत इन याचिकाकर्ताओं को मिल सकती है, जिससे कम से कम बिहार की जनता के सामने एक क्लियर स्थिति तो पैदा हो जाए? और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।